हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 10.6 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर यहां पर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक आकृति बनानी होगी, क्योंकि यहां पर पहले से कोई आपके पास चित्र नहीं दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप आकृति बनाएंगे तो आप काफी आसानी से प्रश्न को समझ सकेंगे और हल भी कर सकेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो देखिए, हम दो वृत्त बना लेते हैं और ध्यान रखें, दोनों वृत्त आपके पास प्रतिच्छेद करते हुए ही होने चाहिए, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो ये देखिए, आपने एक वृत्त बनाया और दूसरा वृत्त भी यदि हम बनाएं तो आप देख सकते हैं आपके पास, मान लीजिएगा ये इस तरीके से दूसरा वृत्त हो गया। अब आप ये देखिए कि दूसरा वृत्त बनाना है, तो इसको मैं थोड़ा और ढंग से बना देता हूं। तो अब आप ये देखो कि मान लीजिएगा पहले वाले वृत्त का केंद्र P है, जो लाल से मैंने बनाया है, और दूसरे वाले वृत्त अर्थात जो हमने नीले से बनाया उसका केंद्र Q है। अब आपको बोला गया है कि जो वृत्तों की केंद्रों की रेखा है दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। तो देखिए, पहले वृत्त की केंद्र है P और दूसरे वृत्त का केंद्र है Q। तो केंद्रों की रेखा का मतलब यह हुआ कि अगर आप P से Q को जोड़ दें, तो देखिए अभी हम P से Q को जोड़ देते हैं। जब आपने P से Q को जोड़ा और आप देख रहे हैं कि आपके पास यहां पर दो बिंदु आ रहे हैं, देखो प्रतिच्छेद बिंदु, एक तो ये बिंदु है और एक बिंदु आपके पास ये है। तो अगर हम इनको A और B बोल दें तो बोला गया है कि जो PQ रेखा है वो बिंदु A पर और बिंदु B पर समान कोण अंतरित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम P और Q को A से जोड़ देते हैं। तो देखिए, क्योंकि आपको जो कोण सिद्ध करना है सबसे पहले आपको उस कोण को चित्र में दिखाना तो पड़ेगा ही। तो इस तरीके से P को हमने B से भी जोड़ दिया और Q को भी हमने B से जोड़ दिया। अब यहां पर सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपके पास दो वृत्त दिए हुए हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र P है तथा त्रिज्या हमने मान लीजिएगा R मान ली, और दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र Q है तथा त्रिज्या R1 है। क्योंकि आपको बोला नहीं गया है कि समान वृत्त होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। समान का मतलब होता है कि त्रिज्याएं बराबर हो। तो आपने तो कैसे भी वृत्त बनाया, तो देखिए इसलिए हमने त्रिज्या अलग अलग मानी। C का मतलब होता है सर्कल, अर्थात वृत्त। P और Q ये केंद्र होते हैं जो पहले स्थान पर लिखे होते हैं, और जो दूसरे स्थान पर जैसे R और यहाँ पर R1 है, ये त्रिज्याएं होती हैं वृत्तों की। तो अब आपको देखो सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले वो समझ में आना चाहिए। तो यहां से देखिए आपको सिद्ध करना है कि कोण PAQ बराबर कोण PBQ होगा। अब हम सिद्ध करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ही बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज PAQ तथा त्रिभुज PBQ में, PAQ तथा त्रिभुज PBQ में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखो, जो PQ वाली भुजा है PAQ की, वही PBQ में भी PQ वाली भुजा हो रही है, अर्थात ये तो बराबर हो गए क्योंकि ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ हैं। अब आप ये देखो कि जो PAQ में PA होगी वही PBQ में PB के बराबर हो जाएगी। तो PA बराबर आपके पास PB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, अर्थात R त्रिज्या का काम कर रही है ये। अब आप ये देखिए कि इसी तरीके से अगर आप PAQ की AQ वाली भुजा लें और PBQ की BQ वाली भुजा लें तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो आपने लिखा AQ बराबर आपके पास BQ आ जाएगा। ये इसलिए बराबर हो जाएगा क्योंकि R1 त्रिज्या वाले वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। आप देख भी सकते हैं ना, क्योंकि केंद्र Q है तो कोई भी बिंदु लेंगे परिधि पर तो दूरी निकालेंगे तो त्रिज्या ही आएगी। तो आपने देखा दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ चुकी हैं। अतः एस एस एस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भुजा भुजा भुजा, एस मतलब साइड होता है, मतलब भुजा। तो इस सर्वांग समता के नियम से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो आपने लिए हैं वो दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अब हम उनको लिखते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लिखते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों को। तो त्रिभुज PAQ सर्वांगसम त्रिभुज, जब भी दूसरा त्रिभुज लिखें तो हमेशा थोड़ी सावधानी बरतें। जैसे आप देखो PQ PQ के बराबर है, अब PQ एक दूरी है तो चाहे QP लिखो चाहे PQ, दोनों बातें सेम होती हैं। तो यहां से देखो मैं PQ लिखा है पहले और तीसरी जगह पर, तो यहां पर देखो PQ भी लिख सकते हैं और यहां पर
मैं QPB लिखता हूं क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता किस ऑर्डर में हम लिखते हैं। अब आप ये देखो कि PA PB के बराबर है। PA देखिए, PB या BP कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है पहले दूसरी जगह पर ही आनी चाहिए। तो PB यहां पर आएगा, लेकिन यहां तो Q आ गया, तो BP PB कुछ नहीं आ सकता यहां पर। तो समझ में आया कि ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास सर्वांग सम हो जाएंगे। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपके पास सर्वांग सम हो गए, तो आपने सीखा था कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब संगत भुजाएं तथा संगत कोण। तो इसमें भी संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो आप यदि इस त्रिभुज का कोण ए निकालें, तो कोण PAQ यदि आप निकालेंगे, तो इस त्रिभुज का देखो कोण PBQ आपको निकालना पड़ेगा। तो कोण PBQ आप यहां पर लिख देंगे। तो ये इस तरीके से आपके पास बराबर हो जाएंगे। और आप देखिए, आपको यही इस प्रश्न में सिद्ध भी करना था। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं हैं AB और CD जो कि समांतर हैं। फिर बोला गया कि केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित हैं ये दोनों जीवाएं। आगे आपको बोला गया है कि यदि AB और CD के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक रफ फिगर से बना के समझा देता हूं, फिर हम एक बड़े फिगर पर बात करेंगे। तो ये मान लीजिएगा आपके पास एक वृत्त है। इस वृत्त का कुछ ना कुछ एक केंद्र होगा। आपको त्रिज्या नहीं पता है क्योंकि वही तो आपको निकालनी है। बोला गया 5 सेंटीमीटर जीवा है एक, तो देखिए 5 सेंटीमीटर है, और एक 11 सेंटीमीटर है। और बोला गया है केंद्र के विपरीत दिशा में, मतलब देखिए एक जीवा केंद्र के अलग तरफ है तो एक जीवा दूसरी तरफ आएगी, और वो 11 सेंटीमीटर की, मतलब ऐसी कुछ आएगी। क्योंकि देखो एक छोटी जीवा हो गई जिसको हम 5 सेंटीमीटर बोल देंगे और इसको 11 सेंटीमीटर हम बोल देंगे। तो ये आपको जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आकृति बनाने का, तब हम प्रश्न पर एक बड़ी आकृति बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर हम देखिए एक वृत्त बना लेते हैं बड़ा सा। इस वृत्त का कुछ ना कुछ एक केंद्र होगा, तो मान लीजिएगा ये इस वृत्त का केंद्र है, बिंदु O। अब बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं बनानी है और जो समांतर भी होनी चाहिए। तो देखिए हम 5 सेंटीमीटर की एक जीवा बना लेते हैं। मान लीजिएगा ये आपके पास आ गई। अब हम 11 सेंटीमीटर की एक जीवा बना लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उससे बड़ी आएगी, मतलब केंद्र के पास आएगी। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे आप जीवा को केंद्र के पास लाते जाएंगे जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है वृत्त का, अर्थात वो केंद्र से गुजरती है। तो इसलिए हमने जीवा को देखो पास में लेते गए, तो हमारी सबसे थोड़ी बड़ी जीवा आ गई 5 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर वाली जीवा हो गई AB, और ये देखिए आपके पास 11 सेंटीमीटर वाली जीवा हो गई CD। तो यहां पर लिख भी लेते हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और CD बराबर आपके पास 11 सेंटीमीटर है। फिर आप देखिए आपको बोला गया कि ये विपरीत दिशा में थी, तो आपने विपरीत दिशा में बना दी। अब यहां से आप देख रहे हैं कि आपको बोला गया है कि AB और CD के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। अर्थात आप यदि O से AB पर लंब डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो मध्य बिंदु पर मिलता है, तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप CD पर भी लंब डालेंगे O से, तो देखो आपके पास ये मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि ये लंब भी है और ये बिंदु आपके पास मध्य बिंदु भी हो जाएंगे। तो मान लीजिएगा इस बिंदु को आपने M बोला और ये N हो गया। तो आप जानते हैं ये सब 90 अंश तो होते ही और मध्य बिंदु होते हैं M और N, क्रमशः CD और AB के। अब आप ये देखो कि ये दूरी आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। हमेशा ध्यान रखें दूरी हमेशा लंबवत होती है। तो देखो ये लंब है और ये भी लंबी ही है, तो अर्थात आपको समझ में आएगा कि आपको जो दूरी दी हुई है वो ये दूरी दी हुई है, लंबवत दूरी अर्थात 6 सेंटीमीटर। अब फिर आप देख रहे हैं कि आपको वृत्त की त्रिज्या निकालने को बोला गया है। तो अगर आप इस O से बात करें तो त्रिज्या तो आपको आप मान लीजिएगा R है जो कि आपको निकालनी है। फिर आप ये देखिए कि चूंकि N तो AB का मध्य बिंदु होगा, इसलिए AN बराबर BN ये आपके पास AB का आधा हो जाएगा, अर्थात 5/2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए सेंटीमीटर में आएगा, तो आप लिखना चाहें तो लिख दे सेंटीमीटर, लेकिन अभी हम केवल गणना कर रहे हैं तो सेंटीमीटर वगैरह आप ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
इसी तरीके से देखो जो m है वो CD का मध्य बिंदु है, अर्थात जो CM होगा या DM होगा वो आपके पास 11 का आधा हो जाएगा, अर्थात 11/2 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। अब आप यदि O से A को जोड़ दें तो देखिए हम O से A को जोड़ देते हैं और O से हम यदि C को जोड़ दें तो सबसे पहले देखिए O से A को जोड़ा हमने और फिर हम देखिए O से C को जोड़ देते हैं। अब ये हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि OA और OC आपको पता है ये वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि O केंद्र है और C और A बिंदु आपके पास वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो आप जानते हैं केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी हमेशा त्रिज्या होती है वृत्त की, तो ये सब R ही कहलाई जाएंगे अर्थात त्रिज्या। और आपको एक और अच्छी बात इन दोनों त्रिभुजों में मिलेगी कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास समकोण त्रिभुज हैं, क्योंकि देखिए ये कोण N और यहाँ पर कोण M आपके पास 90 अंश है। तो इस तरीके से आप ये देखो कि त्रिभुज OCM में आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये कोण M 90 अंश है। पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो आप जानते हैं OC का होल स्क्वायर बराबर OM का होल स्क्वायर प्लस CM का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मान लीजिएगा हमने OM को x माना, तो इसलिए अगर आप ON निकालना चाहेंगे तो वो आपके पास 6 - x हो जाएगा। अब ये हम क्यों बोल पा रहे हैं तो समझिए, टोटल दूरी है MN की 6 सेंटीमीटर, जिसमें आपने OM x हटा दिया तो ON जो होगा अब वो 6 - x हो जाएगा। तो यहां से अब ये देखिए आप OC का होल स्क्वायर मतलब त्रिज्या का होल स्क्वायर तो R स्क्वायर, OM आपने x माना है तो आप इसको x स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस CM आप जानते ही हैं 11/2 हो जाएगा, तो 11/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 121/4 आपके पास आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब जिस तरीके से आप देखिए आपने त्रिभुज OCM देखा है, इसी तरीके से त्रिभुज OAN में भी हम बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज OAN में, अब त्रिभुज OAN में आप देख रहे हो कि कोण N आपके पास यहां से देखिए 90 अंश है अर्थात समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण अर्थात R हो गई। तो यहां से आप लिखोगे OA का होल स्क्वायर बराबर ON का होल स्क्वायर प्लस AN का होल स्क्वायर। अब आप ये देखो कि जो OA है वो तो त्रिज्या है इस वृत्त की अर्थात R है, तो यहां पर ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर ON। आप देखो OM को आपने x माना था तो ON आपके पास 6 - x आया था, यहां से आप लिख सकते हो 6 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए AN आपको देखना है और AN आप देख सकते हैं आपने यहां पर देखो 5/2 पता किया है, तो यहां पर आप 5/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब फिर आप देखेंगे कि समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 में बाएं पक्ष में R स्क्वायर के मान ही लिखे हुए हैं केवल, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से चूंकि दोनों R स्क्वायर के मान ही है अर्थात आपस में बराबर कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 121/4 बराबर, ये समीकरण 1 का दायां पक्ष है। अब हम समीकरण 2 का दायां पक्ष लिखेंगे 6 - x का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो फिर आप ये देखिए कि x स्क्वायर प्लस 121/4 बराबर, देखो 6 - x का होल स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25/4 आ जाएगा। तो अब आप इसको पक्षांतर कर दो तो, और x स्क्वायर देखो बाएं पक्ष में भी है दाएं पक्ष में भी, तो आप कैंसिल कर दोगे इसे। अब आपके पास आ जाएगा 121 माइनस 25/4, क्योंकि लासापा दोनों में सेम है 4, यह आ गया 36 माइनस 12x। तो देखिए 121 में से यदि आप 25 घटाएंगे तो आपके पास 96 आ जाएगा अर्थात 96/4 बराबर 36 माइनस 12x। देखिए 4 से यदि 96 हटाएंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा, तो 24 बराबर 36 माइनस 12x आपके पास आ गया। तो यहां से अब आप देखिए आपके पास आ जाएगा 36, देखो 24 को हमने पक्षांतर किया है दाईं तरफ और माइनस 12x को हमने बाईं तरफ किया है, तो 12x बराबर 36 माइनस 24 आया अर्थात 12x बराबर आपके पास 12 आ गया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो x का मान आपके पास 1 आ जाएगा। अब मात्रक लिखना चाहेंगे तो वो सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि आपने तो सेंटीमीटर में माना है और टोटल आपको 6 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो आपके पास x आ गया 1 सेंटीमीटर। अब आप किसी भी एक समीकरण का सहारा ले सकते हैं, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, किसी भी एक समीकरण का आप सहारा ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा हम समीकरण 1 ले लेते हैं सारे में, तो समीकरण 1 से
अब समीकरण 1 या समीकरण 2 हमने इसलिए बोला है क्योंकि आपको r का मान चाहिए, क्योंकि r वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां से समीकरण 1 में आपके पास था आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 121/4। यहां पर अब आप x का मान लगाएंगे 1, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर अर्थात 1 प्लस 121/4। तो आर स्क्वायर बराबर देखो लासापा लोगे तो 4 प्लस 121/4 आपके पास आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 125/4 आपके पास आ गया। अब आपको चूंकि r निकालना है तो अब आप वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो आप लिखेंगे अंडर रूट में 125/4। तो देखो r बराबर अंडर रूट 125 है अर्थात 125 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 आपके पास ये आ जाएगा, बटे 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 आ गया। अब आप वर्गमूल लेंगे तो ध्यान रखें वर्गमूल लेने में तो हम जोड़े बनाते हैं, तो देखो एक जोड़ा ये बना एक जोड़ा यहां पर बना, तो r बराबर 5/2 आपने बाहर ले लिया और अंडर रूट 5 केवल रह जाएगा। तो इस तरीके से r आ गया अर्थात वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब मात्रक हमें लिखना होगा, तो आप देख सकते हो हर जगह आपके पास जो दूरियां चल रही है ये सब देख सकते हैं सेंटीमीटर में ही चल रही है हर जगह। इसका मतलब जो आपने मात्रक निकाला होगा वो सेंटीमीटर ही आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखिए वृत्त की त्रिज्या निकाल दी है। तो ध्यान रखें कि आपको r का मान निकालना है, x का मान नहीं निकालना है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि क्या हम डायरेक्ट r का मान निकाल सकते हैं बिना x का मान निकाले, तो ऐसा संभव आपके पास नहीं होगा। काफी टफ सवाल बन सकता है, उसके लिए करने को तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे आपने देखो हमने समीकरण 1 व समीकरण 2 से बराबर कर दिया था क्योंकि r का मान था। अब हम x का मान बराबर करते हैं उस स्थिति में, लेकिन यहां पर देखो x स्क्वायर है, यहां पर x का टर्म आ जाता, इसलिए थोड़ा जटिल आपके पास प्रोसेस बन जाता। तो ध्यान रखें पहले आप यहां पर x का मान निकालते हैं फिर आप r का मान निकालते हैं। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप एक बात पर गौर करें कि यहां पर आपको एक आकृति की जरूरत होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिएगा आपके पास एक वृत्त है, इस वृत्त का हमने कोई केंद्र O मान लिया। अब यहां पर आप ये देखो कि आपको ये नहीं बोला कि दोनों जीवाएं जो हैं वो केंद्र के एक ही तरफ हैं या केंद्र के विपरीत दिशाओं में हैं। यहां पर ऐसा नहीं बोला गया है, तो यहां पर आप दोनों केस ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो केस अर्थात पहली जो स्थिति आप ले रहे हैं, दोनों जीवाएं एक ही ओर स्थित हैं। एक ही ओर किसके? केंद्र के। यहां पर मैं लिख भी देता हूं केंद्र के एक ही ओर है। तो हम पहला वाला केस लेते हैं जिसमें हमारी दोनों जीवाएं एक ही ओर स्थित हैं केंद्र के। तो यहां पर आप देखो कि एक जीवा है 6 सेंटीमीटर की और एक जीवा है 8 सेंटीमीटर की और दोनों समांतर भी हैं। तो सबसे पहले देखिए हम एक जीवा बना लेते हैं। ये आपके पास देखो ये 8 सेंटीमीटर की जीवा हमने बना दी। स्वाभाविक सी बात है बड़ी है तो केंद्र के पास में होगी, और 6 सेंटीमीटर की जीवा स्वाभाविक सी बात है 8 से तो छोटी है तो केंद्र से थोड़ा दूर होगी। तो ये आपने देखो बना दी और दोनों समांतर भी हैं। इनके हम नाम रख देते हैं। ये है आपके पास ए बी, इस जीवा का हम नाम रख देते हैं सी डी। तो आपको पता है कि ए बी आपके पास 8 सेंटीमीटर है और सी डी आपके पास 6 सेंटीमीटर है। फिर आप देखिए कि आपको बोला गया जो छोटी जीवा है वो केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। छोटी जीवा केंद्र से दूरी बताई गई है 4 सेंटीमीटर। आप जानते हैं दूरी हमेशा किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत ही होती है, अर्थात आप बिंदु O से छोटी जीवा पर लंब डालेंगे। तो जैसे आपने मान लीजिएगा लंब डाला तो ये कुछ इस तरीके से डाला, तो हम यहां पर मान लीजिएगा इनका नाम बोल दें लंब पाद का M और ये मान लीजिएगा N है। तो ये तो परपेंडिकुलर अर्थात 90 अंश हो गए। तो जो आपके पास OM दिया है वो 4 आपके पास दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो आपको बोला गया है कि दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूर है, अर्थात जो AB है वो केंद्र से कितनी दूर होगी ये आपको बताना है। तो यहां से सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ON आपके पास x है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ON ही एक तरीके से आपसे पूछा गया है, क्योंकि जो
दूसरी जीवा अर्थात जो बड़ी वाली जीवा की केंद्र से दूरी होगी वो ओ एन ही होगी। तो ओ एन को हमने एक्स मान लिया, अर्थात हमें एक्स का मान निकालना है। और ओ एम आपके पास 4 सेंटीमीटर है, इसलिए एम एन अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो आप उसे 4 माइनस एक्स ले सकते हैं। अब हम इस प्रश्न पर यदि गणनाओं पर बढ़े तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप ओ से ए को जोड़ दीजिएगा और ओ से सी को जोड़ दीजिएगा। अब ये हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि ओ ए एन जो एक त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप देख सकते हो क्योंकि ये एन 90 अंश है, इधर भी 90 अंश ही होगा, ये सब एम और एम। तो यहां से त्रिभुज ओ ए एन में हम देखते हैं। और आप एक बात पर और गौर करो, आपने प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त की किसी जीवा पर यदि हम केंद्र से लंब डालें तो वो उसको समद्विभाजित करती है। तो एन ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा, अर्थात ए एन और बी एन ये आपके पास ए बी का आधा अर्थात 8/2 या 4 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं। और इसी तरीके से सी एम और एम डी ये बराबर हो जाएंगे और ये 6 का आधा अर्थात 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अभी हम त्रिभुज ओ ए एन में बात करते हैं। आप जानते हैं कर्ण का वर्ग अर्थात ओ ए का वर्ग बराबर आपके पास हो जाएगा ए एन का वर्ग प्लस ओ एन का वर्ग। अब यहां पर आप यदि मान लगाएं तो देखिए ओ ए जो होगा वो तो इस वृत्त की त्रिज्या कहलाई जाएगी अर्थात आर कहलाई जाएगी। ओ सी भी इस वृत्त की त्रिज्या ही होगी क्योंकि केंद्र तो ओ फिक्स है और ए और सी परिधि पर कोई उपस्थित बिंदु है, तो ये सब त्रिज्याएं ही होंगी ओ ए और ओ सी। तो यहां से देखिए ओ ए मतलब आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए एन आप देख सकते हैं 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस ओ एन आपको निकालना है जिसको आपने एक्स माना है, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब इसी तरीके से हम त्रिभुज ओ सी एम की बात करते हैं। त्रिभुज ओ सी एम भी आपको देखो दिखाई दे रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि कोण एम 90 अंश है यहाँ पर। तो कर्ण अर्थात ओ सी का होल स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा सी एम का होल स्क्वायर प्लस ओ एम का होल स्क्वायर। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो यहां से अब आप देखिए ओ सी ये तो आर ही होगा, तो ओ सी का होल स्क्वायर है इसलिए आर का होल स्क्वायर कर दिया। सी एम आपके पास देखो 3 था तो ये 3 का होल स्क्वायर अर्थात 9 आ गया। ओ एम आप देख सकते हैं 4 था तो ये ओ एम का होल स्क्वायर अर्थात 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आर स्क्वायर बराबर 25 आ गया। अब सॉरी इसको हम समीकरण संख्या 2 ना मानकर यहां पर समीकरण संख्या 2 मानते हैं। तो आपके पास आर का मान निकालना होगा आपको, तो आर का मान वैसे तो 5 आ जाएगा लेकिन आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से भी कर सकते हैं क्योंकि देखो समीकरण 1 में भी बाएं पक्ष में आर स्क्वायर है, समीकरण 2 में भी बाएं पक्ष में आर स्क्वायर है, अर्थात इन दोनों समीकरणों के दाएं पक्षों को हम बराबर कर देंगे। तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 आ जाएगा अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो x का मान 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आप देखिए x ही आपके पास ओ एन था अर्थात जो बड़ी वाली जीवा है उसकी केंद्र से दूरी। तो इस तरीके से आपने ओ एन का मान पहले केस में तो निकाल दिया। और पहला केस आप देख सकते हैं हमने माना था जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हो। आप देख सकते हैं पहला केस हमने ये माना था। तो ये आपके पास हल हो चुका है। अब बात आती है कि आखिर दूसरे केस में कैसे आप इसको हल करेंगे। तो देखिए दूसरे केस में आप मानेंगे कि जो दोनों जीवाएं हैं वो केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं केस 2, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर या विपरीत दिशा में स्थित हैं। देखिए अगर ये वृत्त है तो इसका ये केंद्र कोई भी होगा, मान लीजिएगा वो हमने माना। अब यहां पर आप देखो एक जीवा आपको 6 सेंटीमीटर की बनानी है और एक जीवा आपको 8 सेंटीमीटर की बनानी है। तो सबसे पहले देखिए हम 6 सेंटीमीटर वाली जीवा बना लेते हैं। तो मान लीजिएगा ये 6 सेंटीमीटर वाली जीवा है और अब हम 8 सेंटीमीटर वाली जीवा बनाएंगे। तो मान लीजिएगा ये आपके पास 8 सेंटीमीटर वाली जीवा है। मान लीजिएगा इन जीवा का नाम ए बी और सी डी रख देते हैं। अब ये देखो कि अगर आप ओ से लंब डालेंगे ए बी पर तो कुछ इस तरीके से ये आपके पास देखो आ जाएगा। आपने ओ से लंब डाला,
इसी तरीके से आप O से लंब डालेंगे CD पर तो आपके पास कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा। ये आपके पास बिंदु O था, तो ये लंब आपने डाला है, ये मान लीजिएगा आपके पास N है और ये आपके पास M है। अब आप O से A को जोड़ दीजिएगा, तो यदि आप देखिए O से A को जोड़ेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और O से C को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान दो, आपको तो बोला गया है कि जो दूसरी वाली जीवा है अर्थात बड़ी वाली जीवा है उसकी केंद्र से दूरी अर्थात OM पूछा गया आपसे। तो यहां से सबसे पहले तो CD आपको पता है और AB पता है। AB था 6 सेंटीमीटर तो CD आपके पास था 8 सेंटीमीटर। तो जो CM और DM होगा वो 8 का आधा हो जाएगा अर्थात 4 सेंटीमीटर, और जो AN और BN होगा वो 6 का आधा हो जाएगा अर्थात 3 सेंटीमीटर। अब ये देखो, आपको ये तो बोल दिया गया कि आपके पास जो AN और BN है वो 3 सेंटीमीटर है। अब आपको बोला छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अर्थात ये देखो AN 3 है और ये ON जो है वो 4 है, क्योंकि छोटी जीवा तो AB है। अब इसी तरीके से आपको देखो यहां से समझ में आएगा कि त्रिभुज OAN में आपको यहां से समझ में आया कि आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर आप लिखोगे कर्ण का वर्ग अर्थात OA का वर्ग बराबर ON का होल स्क्वायर प्लस AN का होल स्क्वायर। तो देखो OA का होल स्क्वायर, अगर देखिए OA और OC होंगी तो वृत्त की त्रिज्याएं ही, तो यहां पर मैं OA दोबारा ना लिखकर केवल R स्क्वायर लिख देता हूं। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर बराबर ON, आप देखिए 4 है, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस AN आप देख सकते 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो R स्क्वायर आपके पास 25 आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास इस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए जब आपने त्रिभुज OAN देख लिया तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज और बनना है, वो है त्रिभुज OCM। तो अब हम त्रिभुज OCM में बात करते हैं। तो चूंकि ये भी समकोण त्रिभुज है अर्थात इसमें भी एक कर्ण होगा, तो कर्ण देखिए आप n चूंकि 90 अंश का कोण है बना रहा है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी अर्थात OC का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं का वर्ग अर्थात OM का वर्ग प्लस CM का वर्ग। अब यहां पर आप ये देखो कि OM आपको नहीं पता है, ये तो आपको निकालना है, और CM आपको पता है 4 है। तो यहां से आप ये देखिए OC त्रिज्या होगी वृत्त की तो R स्क्वायर बराबर OM आपको निकालना है, बड़ी वाली जीवा की केंद्र से दूरी निकालनी थी तो OM है वो। CM आपने अभी देखो देखा इसमें, CM आपके पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो CM का होल स्क्वायर अर्थात ये 16 हो जाएगा आपके पास। अब आप एक बात पर ये गौर करिए कि R स्क्वायर तो आपके पास 25 है, तो यहां पर R स्क्वायर लगा देते हैं, तो 25 बराबर OM का होल स्क्वायर प्लस 16। तो OM का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25 माइनस 16, अर्थात देखिए आपके पास आ गया OM का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो OM आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहां पर भी निकाला, तो आपके पास बड़ी वाली जीवा की केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर के बराबर आ चुकी है। तो आप एक बात पर गौर कर रहे हैं कि आपने देखो केस 1 जब लिया था तब भी आपके पास जो दूरी आई थी वो 3 सेंटीमीटर आई थी बड़ी वाली जीवा की। जब आपने केस 2 लिया अर्थात जब आपने देखा कि जीवाएं यदि हम अलग अलग ओर कर दें केंद्र के, तब भी आपके पास दूरी समान ही आ रही है। तो आप बेसिकली इस प्रश्न में कोई सा भी केस ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये तो जब हमने प्रश्न हल किया तब हमें समझ में आया है। जब आपके पास परीक्षा में कोई भी इस तरीके का प्रश्न आए तो ध्यान रखें कि आपको दोनों केस से करके देखना होगा। हो सकता है किसी केस में अलग किसी केस में अलग आंसर आ जाए, तो इसलिए ध्यान रखें दोनों केस आपको हल करने चाहिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि मान लीजिए कोण ABC का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है और कोण की भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं AD और CE कटती हैं। तो आगे आपको लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC जीवाओं AC और DE द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों के अंतर का आधा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको बोला गया कि
कोण एबीसी का एक शीर्ष, तो कोण की जगह यहां पर अगर आप त्रिभुज भी लिख लें तब भी ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष वृत्त के बाहर स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना है, तो आप कैसे भी बनाएं। मैं यहां पर देखिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेता हूं। ध्यान रखें, दो जो शीर्ष हैं वो तो वृत्त के अंदर ही हैं, अर्थात वृत्त पर ही स्थित हैं, और जो एक शीर्ष आपको रखना है वो बाहर रखना है। तो जैसे आप मान लीजिएगा ये वाला शीर्ष है आपके पास सी, ये है आपके पास ए। तो सबसे पहले देखिए हम सी से ए को जोड़ देते हैं। एक शीर्ष चूंकि बाहर रखना है तो आप मान लीजिएगा आपने इस तरीके से ये बाहर रख दिया, तो इसको हमने देखिए बी बिंदु बोल दिया है। तो इस तरीके से आपको त्रिभुज एबीसी दिखाई देगा जिसका शीर्ष बी वृत्त के बाहर है। फिर आपको बोला गया कि कोण की भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं एडी और सीई कट करती हैं। तो यहां पर आप ध्यान दें कि कोण की बजाय यहां पर त्रिभुज आएगा हर जगह। तो त्रिभुज की भुजाएं आप देखो, त्रिभुज की भुजाएं ये हैं, वृत्त से बराबर जीवाएं कट करती हैं ए डी और सीई। मतलब देखो जीवा तो ए डी आएगी और यहां पर सीई आएगी। तो बराबर का मतलब ये हुआ कि इनकी लंबाई बराबर है। तो आपको समझ में आ गया कि एडी और सीई आपस में बराबर हो गए लंबाई में। फिर आपको बोला गया कि आपको सिद्ध करना है कि जो कोण एबीसी जीवाओं एसी और डीई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों के अंतर का आधा है। अर्थात आप देखो कोण एबीसी तो आपके पास ये वाला कोण है, अब ये कोण जो है वो एसी तथा डीई द्वारा, तो देखो एसी ये है और डीई को यदि हम जोड़ दें तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा डीई। तो जो वृत्त का केंद्र होगा, मान लीजिएगा ये आपके पास वृत्त का केंद्र है बिंदु ओ, तो अगर आप डी और ई को ओ से जोड़ दें तो देखो आपने डी और ई को ओ से जोड़ दिया। इसी तरीके से आप सी और ए को भी ओ से जोड़ दीजिएगा। तो देखिए हमने सी को भी ओ से जोड़ दिया और अब हम देखो ए को भी ओ से जोड़ देते हैं। तो यहां पर आपको बोला गया है कि जो कोण एबीसी है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं कि क्या आपको सिद्ध करना है। यहां पर आपको सिद्ध करना है कि कोण एबीसी अर्थात ये पर मैंने आपको बताया ये वाला कोण एसी तथा डीई द्वारा, तो देखो ये कोण बनना है डीई द्वारा केंद्र पर और एसी द्वारा देखो ये कोण बनना है। तो यहां पर दोनों ही अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आपको इन कोणों का अंतर निकालना है, फिर उसके आधे के बराबर ये सिद्ध करना है। तो देखो कोणों का अंतर निकालना है मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। हो सकता है अभी हमें चित्र में लग रहा हो कोई बड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो कोई और कुछ आए। तो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो कोण एओसी कोण डीओई, माइनस का चिन्ह भले ही मैंने लगाया है लेकिन अंतर के लिए हम ऐसा कुछ चिन्ह लगाते हैं, का अंतर हो गया और इसका आपको आधा करना है। तो ये बेसिकली आपको सिद्ध करना है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या सिद्ध करना है तब तक आपको प्रश्न हल करने में काफी दिक्कत होगी। तो यहां से आपने जब ये कर लिया, अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कोण एओसी को x मान लेते हैं, कोण डीओई को हम मान लीजिएगा y मान लेते हैं। तो देखो ये x हो गया, ये y हो गया। तो बेसिकली आपको सिद्ध करना है कोण एबीसी बराबर x और y के अंतर का आधा, मतलब x माइनस वाई बटे 2। और इसी तरीके से हम यहां पर देखो कोण एओडी भी मान लेते हैं, जो कि हमने मान लीजिएगा z मान लिया। अब यहां पर आप देखो कोण एओडी z है यदि, तो कोण ईओसी की यदि हम बात करें तो ईओसी आप देख सकते हैं ये वाला कोण है आपके पास। तो अब देखिए ये तो z मान लिया आपने। अगर हम अब सीओई की बात करें तो ये तो देखो आपने माना है कोण एओडी z, इसलिए जो कोण सीओई आएगा वो भी z हो जाएगा। अब यहां पर संदेह हो सकता है कि आखिर ये क्यों z हुआ, जब आपने एओडी को z माना तो ये कैसे z हो सकता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि देखो आप जानते हो एडी और सीई ये तो आपके पास बराबर थे। आपको प्रश्न में बोला गया था कि बराबर जीवाएं हैं, और यहां पर हमने देखो लिख भी लिया था एडी और सीई बराबर है। तो आपने पढ़ा था कि जो आपके पास समान जीवाएं होती हैं अर्थात बराबर जीवाएं जो होती हैं
वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो आपने देखा कि चूंकि एडी और सीई आपस में जीवाएं बराबर हैं लंबाई में, तो केंद्र पर जो ये कोण बनाएंगी, तो देखो एडी जो कोण बना रही है वो है कोण एओडी, और सीई जो कोण बना रही है केंद्र पर वो है सीओई। तो ये भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए आपने देखो जेड और जेड इन दोनों को बराबर करके लिख दिया है। तो आप ये देखो, जब आपने ये चार कोण बना लिए, देखो ये एक्स, ये जेड, ये वाई और ये जेड, तो मतलब आपने ओ के चारों ओर के कोण पता कर लिए, लेकिन आप जानते हैं जो टोटल कोणों का योगफल होगा वो तो 360 अंश होना चाहिए। तो इसलिए आपको समझ में आया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 अंश आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 360 आप लिख देंगे। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिएगा। अब यहां पर आप ये देखो कि आपको त्रिभुज OAD दिख रहा है। त्रिभुज OAD आप देख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज है। मैं आपको समझाने के लिए इसको रंग दे रहा हूं पीले रंग से। देखो त्रिभुज OAD में हम बात करेंगे अभी। त्रिभुज OAD में यदि आप देखें तो OA और OD जो हैं वो तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज OAD में आपके पास दिया हुआ है कि OA बराबर OD। दिया का मतलब आपको पता लग गया क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो देखो OD के सामने वाला कोण ये हो जाएगा और OA के सामने वाला कोण ये हो जाएगा। और आप जानते हो इन तीनों कोणों का योगफल तो बराबर होना, वो सॉरी 180 अंश होना चाहिए। तो यहां से देखो सबसे पहले OA के सामने वाला कोण है कोण ODA और OD के सामने कोण OAD, ये आपस में बराबर होंगे। और कारण सिर्फ एक है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। फिर आप देखते हैं कि तीनों कोणों का योगफल तो सदैव 180 अंश होता है। तो कोण ODA प्लस कोण OAD प्लस कोण AOD ये मिलाकर 180 अंश होना चाहिए। अब देखिए कोण AOD आप देख सकते हो, आपने जेड माना था, तो आपके पास देखो ये दोनों तो बराबर हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 2 गुणा कोण OAD, क्योंकि OAD इसको भी OAD लिख लो, बराबर तो है ही आपस में, प्लस ये आपने देखो जेड माना था बराबर 180 अंश आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि कोण OAD का 2 गुना बराबर आ गया 180 माइनस जेड के। तो कोण OAD आपके पास आ जाएगा 180 माइनस जेड बटे 2। अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करें, अर्थात 2 से आप अलग अलग भाग कर दें, तो कोण OAD आपके पास आ जाएगा 180 बटे 2 अर्थात 90 माइनस जेड बटे 2। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो आपने देखा जिस तरीके से कोण AOD 90 माइनस जेड बटे 2 आपने निकाला है, इसी तरीके से आप देखो कोण OCE भी निकाल सकते हैं। आप देखिए ये वाला कोण भी आपके पास वही आएंगे, 90 माइनस जेड बटे 2 ही आएगा, क्योंकि देखो ये जेड है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि OE और OC आपस में बराबर हैं। यहां पर मैं इनको एक एक लाइन बना देता हूं। क्योंकि देखो ये लाइन बराबर थी OE, OC, OA और OD, ये सभी त्रिज्याएं थी। तो यहां से त्रिभुज OCE में यदि हम बात करें, आपने देखा इसमें भी 3 कोण आपके पास बन रहे हैं। एक कोण है आपके पास कोण COE प्लस कोण OCE प्लस कोण OEC, ये मिलकर 180 अंश होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप सबसे पहले एक बात और गौर करो कि OE और OC बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर हो गए। तो चूंकि यहां पर हम लिख लेते हैं OE बराबर OC है, इसका मतलब इनके आमने सामने के कोण अर्थात OCE बराबर कोण OEC आपके पास हो जाएंगे। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि हम इसको तो हमने जेड बता ही दिया था आपको, प्लस ये दोनों मिलकर हम अगर हम OCE दोनों को लिख दें तो 2 गुणा कोण OCE आपके पास आ गया बराबर 180 अंश। तो इस तरीके से आप देखिए 2 गुणा कोण OCE आपके पास हो जाएगा 180 माइनस जेड। तो कोण OCE आपके पास आ जाएगा 180 माइनस जेड बटे 2।
अब आप अलग अलग भाग करें तो कोण OCE आपके पास आ गया 90 माइनस जेड बटे 2। तो इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। अब जब आपने ऐसे कर लिया तो OED यदि आप निकालें तो OED यदि हम समझें तो OED आप देख पा रहे हैं आपके पास ये है। अब देखो यहां पर ये y है और आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो आपके पास बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कोण आपके पास बराबर हो जाएंगे OED और ODE। तो ये अब आपके पास हो जाएगा 90 माइनस वाई बटे 2, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो इसी प्रकार यहां पर आप लिख सकते हैं कि कोण OED आपके पास हो जाएगा 90 माइनस वाई बटे 2। इसको आप समीकरण संख्या 4 बोल दीजिएगा। अब ये देखिए कि यहां पर कोण ODB, देखिए कोण ODB आपके पास, अच्छा मैं इस त्रिभुज को थोड़ा हटा देता हूं, ये जो मैंने पीले रंग से बनाया था तब आपको समझाने के लिए हमने इसको बनाया था। तो जो कोण ODB है, देखिए कोण ODB आप देख पा रहे हैं ये पूरा कोण है, ये आपके पास त्रिभुज OAD, मतलब ये जो अभी हमने पीला था ये वाले त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, ठीक है। तो कोण ODB आपको समझ में आएगा, त्रिभुज OAD का बाह्य कोण है, अर्थात आप इस कोण का मान लिख सकते हैं कोण O प्लस कोण A के बराबर। तो यहां पर आप देखिए चूंकि कोण ODB त्रिभुज OAD का बाह्य कोण है, इसलिए जो कोण ODB होगा वो बाकी दो जो कोण होते हैं उनके योगफल के बराबर आप करेंगे, अर्थात कोण OAD प्लस कोण ODA के बराबर। तो इस तरीके से देखो कोण ODB बराबर कोण OAD आप देख सकते हो अभी आपने निकाला है कोण OAD 90 माइनस जेड बटे 2, यहां पर आप लिखोगे 90 माइनस जेड बटे 2 प्लस कोण ODA आप देख सकते हो ODA, OAD और ODA ये तो आपस में बराबर थे, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, सॉरी एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहां पर ये कोण जो होगा वो AOD और OAD के बराबर होगा, तो यहां पर AOD होगा, तो AOD लिख देते हैं यहां पर। तो ये जो कोण था वो तो आपने जेड माना था तो इसके बराबर आ गया, तो कोण ODB आपके पास आ जाएगा 90 प्लस जेड बटे 2 के बराबर। इसको आप समीकरण संख्या 5 मान लीजिएगा। अब जैसा आपने यहां पर देखा उसी तरीके से आप देखिए इस चित्र में आपके पास जो कोण OBE है, आप देख सकते हैं कोण OBE सॉरी OEB, वो आपके पास त्रिभुज OC, मतलब देखो कोण OEB ये वाला कोण है, ये त्रिभुज OCE का बाह्य कोण है, तो यहां पर भी हम उसी तरीके से देखेंगे, चूंकि कोण OEB त्रिभुज OCE का बाह्य कोण है और यदि इसका ये बाह्य कोण है इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण OEC है सॉरी OEB है वो COE और OCE इनका युगफल हो जाएगा। यहां से आप लिखेंगे कि कोण OEB बराबर कोण OCE प्लस कोण COE के बराबर ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहां पर COE तो जेड के बराबर था, आपने देखो सबसे पहले ही देखा था COE आपके पास जेड के बराबर, और यहां पर OCE आपने देखा था 90 माइनस जेड बटे 2, आप देख सकते हैं 90 माइनस जेड बटे 2 था ये, तो यहां पर आप लिखेंगे इनको, तो कोण OEB बराबर देखो ये आ गया 90 माइनस जेड बटे 2 और ये आ गया जेड, तो ये आपके पास आ जाएगा कोण OEB बराबर 90 प्लस जेड बटे 2। तो इस तरीके से आपने कोण OEB का मान निकाल लिया। देखते हैं इसको हम कौन सा समीकरण बोलेंगे, क्योंकि अभी तक हम शायद हमने समीकरण 5 तक लिख लिया है, तो अब हम इसको समीकरण संख्या 6 बोल देते हैं। अब आप ये देखो कि समीकरण 4, 5 तथा 6 से देखो समीकरण 4 में OED है, समीकरण 5 में ODB है और समीकरण 6 में OEB है आपके पास। तो यहां पर देखिए समीकरण 4, 5
एवं 6 से। समीकरण 4, 5 व 6 से आप देखेंगे कि जो आपके पास कोण BDE है, कोण BED बराबर ये आपके पास हो जाएगा कोण OEB माइनस कोण OED। क्योंकि आप देखो यहां पर देखिए इस चित्र में BDE अर्थात ये वाला कोण बराबर BED हो जाएगा, अर्थात ये वाला कोण हो जाएगा। क्योंकि ये देखो आपने देखा दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि ये कोण आपस में बराबर हैं, ये बड़े कोण भी आपस में बराबर है, तो इनका छोटे कोण भी बराबर हो जाएंगे और वो कोण बराबर हो जाएंगे OEB में से अगर आप OED वाले कोण घटा देंगे तो इस तरीके से अब आप देखिए आपके पास आ जाएगा कोण BDE बराबर कोण BED। अब देखो OEB अभी आपने निकाला, देख सकते हैं आप 90 प्लस जेड बटे 2 था आपके पास, तो यहां पर आपने 90 प्लस जेड बटे 2 लिख दिया। अब देखो OED आप देख सकते हो, OED आप निकाल चुके 90 माइनस वाई बटे 2, तो आप इसको घटा देंगे उसमें से, तो आप एक बात पर गौर करेंगे, देखो 90 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास कोण BDE प्लस, देखो पहले तो मैं इसको ही देख लेता हूं, यहां पर y प्लस जेड बटे 2 ये आ जाएगा। अब देखो इसका मान भी y प्लस जेड बटे 2 और ये भी बराबर है, तो ये भी y प्लस जेड बटे 2। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, BDE और BED को यदि हम जोड़ें तो वो आ जाएगा y प्लस जेड बटे 2, ये भी है y प्लस जेड बटे 2 और ये भी y प्लस जेड बटे 2। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास आ गया कोण BDE प्लस कोण BED बराबर ये y प्लस जेड हो जाएगा, क्योंकि 2y प्लस 2z बटे 2 करोगे तो y प्लस जेड आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 7 बोल दीजिएगा। अब आप एक बात और गौर करें कि आपके पास त्रिभुज BDE है, एक त्रिभुज BDE है आपके पास। अब BDE त्रिभुज में आपको देखो ये वाला कोण पता लग गया और ये कोण भी पता लग गया, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है। अगर आप जानते हैं कि तीनों कोण जो होंगे त्रिभुज BDE में, तो योगफल तो 180 अंश होगा, तो चलिए उनका योगफल 180 अंश कर देते हैं। त्रिभुज BDE में जो कोण BDE है प्लस कोण BED प्लस कोण EBD, ये आपके पास 180 अंश होना चाहिए। अब देखो ये आप पहले निकाल चुके समीकरण संख्या 7 से, BDE प्लस BED y प्लस जेड है ये, प्लस कोण EBD बराबर ये आपके पास 180 अंश आ गया। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास कोण EBD ये आ जाएगा 180 अंश माइनस y प्लस जेड। अब आप एक बात और गौर करें कि देखो EBD आपने निकाला है, अब यहां पर ये देखिए कि EBD चाहे हम बोलें मतलब B वाला कोण, चाहे आप CBA बोलें चाहे ABC, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि CB वाली भुजा पर ही तो बिंदु E है और AB वाली भुजा पर बिंदु D है, तो EBD बोलने के बजाय आप इसे CBA या ABC भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये देखिए आ जाएगा कोण ABC बराबर 180 माइनस y प्लस जेड। इसको आप समीकरण संख्या 8 मान लीजिएगा। अब देखो आपको जो सिद्ध करना था उसमें कोण ABC आपके पास आ रहा था, तो ये तो आपने देखो निकाल लिया। अब बात आती है कि आपको 1/2 कोण AOC और DOE का अंतर आपको करना है। तो यहां से अब ये देखिए, अब आप 1/2 कोण AOC का अंतर माइनस, मतलब इसका अंतर है तो मतलब माइनस कोण DOE ये आप करते हैं। तो यहां से आप ये देखो कि 1/2 तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, कोण AOC आप देख सकते हो आपके पास है कोण AOC, देखो आपने x माना है और आप देखो आपने DOE को y माना है, तो बेसिकली आप करेंगे 1/2 x माइनस वाई। x माइनस वाई या y माइनस एक्स कुछ भी होगा क्योंकि अंतर है, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो यहां से अब ये देखिए, अब आप इसको लिखेंगे, देखो बटे 2 को तो आप ऐसे ही रहने दो। अब x माइनस वाई को देखते हैं कि आप क्या लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं समीकरण संख्या 1 से 360 माइनस वाई
माइनस 2z माइनस वाई। तो यहां से अब ये देखिए आपके पास ये हो जाएगा, क्योंकि देखो समीकरण संख्या 1 से आपने x का मान लिखा है 360 माइनस वाई माइनस 2z। आप देख सकते हैं यहां पर, एक बार आपको दिखा देते हैं। अगर आप यहां से देखो x का मान निकालोगे तो आएगा 360 माइनस वाई माइनस 2z। तो ये देखो यही मान आपने यहां पर लिख दिया है, x का मान, और y को आपने ऐसे ही रहने दिया। तो ये देखो 1/2 360 माइनस, देखो y और y ये मिलकर 2y हो गया माइनस का, माइनस 2z। तो अभी आप ये दें 2 से भाग कर दें, क्योंकि 2 तो हर में भी है, तो आपके पास आ जाएगा 180 माइनस वाई माइनस जेड, या आप बोल सकते हैं 180 माइनस वाई प्लस जेड। तो इसको आप समीकरण संख्या 9 मान लीजिएगा। तो आप समीकरण 8 और समीकरण 9 से देख रहे हैं कि देखो समीकरण 8 का भी दायां पक्ष समान है और समीकरण 9 का भी दायां पक्ष समान है। तो यहां से अब आप लिख सकते हैं समीकरण 8 व 9 से, देखिए समीकरण 8 का जो बायां पक्ष है वो है कोण एबीसी, और समीकरण 9 का जो बायां पक्ष है वो ये वाला है, अर्थात 1/2 कोण एओसी और कोण डीओई का अंतर। तो आप देख सकते हैं आपने इसको ये सिद्ध कर दिया, और आपको यही सिद्ध करने को बेसिकली बोला भी गया था। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। यहां पर बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको समचतुर्भुज बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये मान लीजिएगा आपके पास एक समचतुर्भुज है। फिर आप देखिए आपको बोला गया कि इसकी किसी एक भुजा को व्यास मानकर आप एक वृत्त बना रहे हैं। तो अगर आप वृत्त बनाएंगे तो उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर देखो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ये मान लीजिएगा बिंदु O आया है, और आप जानते हैं ये तो 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं किसी समचतुर्भुज के विकर्ण। इसके हम नाम भी रख देते हैं A B C D, अर्थात ABCD एक समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और चूंकि आप देख रहे हैं कि विकर्ण पर जब भी प्रतिच्छेद करते हैं समचतुर्भुज में तो 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर बोला गया किसी भुजा को व्यास मानेंगे, जैसे मान लीजिएगा अगर आप AB को व्यास माने तो एक वृत्त आप बनाएंगे व्यास मानकर, तो वो हमेशा O से होकर गुजरेगा। तो ये ऐसा करके बनेगा, यही बात आपको सिद्ध करनी है इस प्रश्न के लिए। तो यहां पर देखो मैंने अपने हाथ से बनाया, हो सकता है आपको वृत्त देखने में ना लगे लेकिन ये वृत्त ही है एक तरीके से, ऐसा मानिए। तो आपको सिद्ध करना है कि हमेशा O से ही गुजरेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास ABCD एक समचतुर्भुज है, और यदि ABCD एक समचतुर्भुज है इसका मतलब यह हुआ कि कोण AOC आपके पास, सॉरी कोण AOB ये आपके पास 90 अंश होगा, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ही है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये AOB 90 अंश हो गया। अब आप ये देखो कि आपके पास AB को तो आपने व्यास माना है और ये कोण AOB 90 अंश आ गया। तो चूंकि कोण AOB यदि 90 अंश है तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, लेकिन यहां पर उल्टा है कि समकोण पहले से आपको दिया हुआ है। तो अब आपको समझ में आएगा कि जो बिंदु O होगा वो अर्धवृत्त पर स्थित होगा, और ये आप इसलिए बोल पा रहे होंगे क्योंकि कोण AOB का मान 90 अंश है, अर्थात ये अर्धवृत्त में बना कोण है एक तरीके से, क्योंकि आपने AB को व्यास मान लिया है। तो चूंकि O अर्धवृत्त पर स्थित होगा इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि समचतुर्भुज की, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसलिए आप बोल पाएंगे कि समचतुर्भुज की किसी भी भुजा को
व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। और यही बात आपको इस प्रश्न में सिद्ध भी करने को बोली गई थी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। A, B और C से जाने वाला वृत्त CD यदि आवश्यक हो अर्थात उसको बढ़ाकर E पर प्रतिच्छेद करता है तो सिद्ध कीजिए कि AE बराबर AD आपके पास होगा। अर्थात पहले इस प्रश्न को अगर हम भाषा से समझें तो ABCD समांतर चतुर्भुज है और बोला गया है कि ABC से यदि एक वृत्त जाएगा, मतलब तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त CD अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, नहीं तो वो E पर जरूर प्रतिच्छेद करेगा। अगर बढ़ाकर प्रतिच्छेद कर रहा है तब आपको देखना, नहीं कर रहा है तो कोई बात है ही नहीं। तो आपको सिद्ध करना है कि AE बराबर आपके पास AD हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले तो देखिए हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। तो देखिए आपके पास ये एक समांतर चतुर्भुज आ गया ABCD। हम इनके शीर्षों के नाम रख देते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। फिर आपको बोला गया कि आपको A, B और C से एक वृत्त को गुजारना है। अर्थात आपको एक ऐसा वृत्त बनाना है जो A से भी गुजर रहा हो, B से भी गुजर रहा हो और C से भी गुजर रहा हो। तो यहां पर देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से मान लीजिएगा ये एक वृत्त बनता है। हो सकता है आपको देखने में लगे कि ये वृत्त तो है ही नहीं, लेकिन यहां पर मैं केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, कोई पटरी प्रकार का यूज नहीं कर रहा हूं। तो आपने एक वृत्त बनाया, फिर बोला गया कि यदि CD को कट कर रहा था तो अच्छी बात थी, पहले ही कट कर जाए, नहीं तो अगर नहीं कट कर रहा है तो पहले आप CD को बढ़ाएं। बोला गया आवश्यक हो तो बढ़ाएं। तो यदि देखिए हम CD को थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये देखिए बिंदु E, यही वाला बिंदु होगा, तो बिंदु E पर ये कट कर गया। तो अब आपको बताना है कि AE और AD आपस में बराबर होंगे। तो अब हम देखें, पहले तो A और E को जोड़ देते हैं, क्योंकि जो आपको सिद्ध करना है पहले आप उतना आकृति तो बना लें उस चित्र में। तो AE और AD ये आपको यहां पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आप इस कोण को कोण 1 बोल दें, इसको यदि आप कोण 2 बोल दें, यहां पर अगर आप इसको कोण 3 बोल दें और इसको यदि हम कोण 4 बोल दें, तो ध्यान रखिए कोण B से पास हो रहा है, बिंदु B से, ऐसा ना सोचे कट कर रहा है कहीं और। अब यदि आपने इसको इस तरीके से लिख दिया तो यहां से सबसे पहले तो आप ये देखो कि कोण 3 प्लस कोण 1 सदैव 180 अंश के बराबर होगा। चूंकि CDE एक सरल रेखा है और आप जानते हैं यदि CDE एक सरल रेखा है अर्थात बिंदु D पर जितने भी कोण बनने होंगे इस रेखा युग्म पर वो सब 180 अंश मिलकर हो रहे होंगे। तो कोण 3 प्लस कोण 1 आपके पास 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्मता, ये हमने आपको बता भी दिया कि एक सरल रेखा है। फिर आप देख रहे हैं कि कोण 2 और कोण 4 ये 180 अंश हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर मैं लिख भी देता हूं, चूंकि अब आप देखो AECB, देखिए AECB अब आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चारों बिंदु अब इस वृत्त पर आ गए। पहले तो 3 ही बिंदु थे ABC, AE भी अब वृत्त पर आ चुका है, तो ये AECB चक्रीय चतुर्भुज आ चुका है। और आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। तो सम्मुख कोण अर्थात कोण 2 प्लस कोण 4 यदि हम देखें तो वो आपके पास 180 अंश हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो जब आपने देखा समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 आपने ये कर दिया, तो आप ये भी देख रहे हैं कि आपके पास कोण 3 और कोण 4 ये आपस में बराबर होंगे। तो
कोण 3 व कोण 4 आपस में बराबर हो जाएंगे, इसको हम समीकरण संख्या 3 बोल देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों बराबर होंगे, तो इसको समझ लेते हैं। क्योंकि आप देखिए ए बी सी डी ये तो आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, और आप जानते हैं कोई भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखो ये लिख दिया कि कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे। अब आप ये देखो कि समीकरण 1 में भी दाएं पक्ष में 180 अंश है, समीकरण 2 में भी दाएं पक्ष में 180 अंश है, तो अर्थात इनके बाएं पक्ष आप इसमें बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से आप लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4, और फिर आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 से आप देखिए जो कोण 3 है वो तो कोण 4 के बराबर है, तो यहां पर आप लिखेंगे समीकरण 3 से आप कोण 3 की जगह कोण 4 लिख दीजिएगा। तो देखो कोण 4 से कोण 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दाएं पक्ष में भी है कोण 4 और बाएं पक्ष में भी है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कोण 1 बराबर आपके पास कोण 2 हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 4 मान लीजिएगा। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि कोण 1 और कोण 2 है कहां आखिर। तो देखिए आप त्रिभुज ए डी में ई में है आपके पास। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज ए डी ई में चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो ये तो मैंने नंबरों में ऐसे करके कोण 1 और कोण 2 लिख दिए थे ताकि आप ढंग से जल्दी जल्दी कर पाए, लेकिन एक्चुअल में कोण 1 है एडीई और कोण 2 है कोण एईडी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि कोण एडीई बराबर कोण एईडी आपके पास हो गया। अब आप देखते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाएं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लिख पाएंगे कि एई बराबर आपके पास एडी हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर ही होती हैं। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 7 को हम हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं जो परस्पर समद्विभाजित करती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम इस चित्र को बना लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पास चित्र हो जाएगा तो आपको प्रश्न समझने में भी आसानी होगी और हल करने में भी आसानी होगी। तो मान लीजिएगा ये आपके पास एक वृत्त बना हुआ है, फिर बोला गया है कि AC और BD वृत्त की जीवाएं तो हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो परस्पर समद्विभाजित भी आपको कर रही हैं। तो यहां पर देखिए हम AC और BD दो जीवाएं बना लेते हैं। ये आपने AC एक जीवा बना दी, एक जीवा हम और बना देते हैं जो कि BD हम नाम दे देंगे। तो ये मान लीजिएगा आपने BD एक जीवा बना ली, इनको हम नाम दे देते हैं। ये आपके पास है जीवा AC और ये है आपके पास BD, और ये किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब आपको बोला गया है कि समद्विभाजित करती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि OA और OC बराबर हैं और OB और OD बराबर है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं कि OA बराबर OC है तथा OB बराबर OD है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि समद्विभाजित का मतलब क्या है। अब इस प्रश्न को यदि हम आगे पढ़ें तो आगे आपको बोला गया है कि सिद्ध करना है आपको। पहला भाग है कि AC और BD व्यास हैं। तो पहले भाग में आप समझ लीजिएगा कि आपको जो सिद्ध करना है गणितीय रूप में कि AC और BD व्यास हैं। अब यहां पर आप ये देखिए कि आपके पास अगर आप इन सभी को आपस में जोड़ दें AB, BC, CD और AD को, तो चलिए हम पहले इनको जोड़ देते हैं। A से B को जोड़ देते हैं, B से C को जोड़ देते हैं, C से D को जोड़ देते हैं और D से A को जोड़ देते हैं। तो अब ये देखो आप कि आपके पास त्रिभुज ABO दिखाई दे रहा है एक, तथा देखिए ABO ये वाला त्रिभुज है आपके पास, और एक त्रिभुज आपको और दिखाई दे रहा है वो है त्रिभुज CDO अर्थात ये वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन दोनों त्रिभुजों में जो आपके पास कोण AOB होगा वो आपके पास कोण COD होगा। अर्थात देखो AOB ये वाला कोण है
और सीओडी ये कोण है। अब ये क्यों बराबर है इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं एसी और बीडी दो सरल रेखाएं आपस में ऊपर कट कर रही हैं, तो ये आपके पास शीर्षाभिमुख कोण है, और आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीओ की भुजा यदि एओ ले लें तो वो आपके पास त्रिभुज सीडीओ की भुजा सीओ के बराबर हो जाएगा। आपको जैसा कि बोला गया था ऊपर समद्विभाजित हो रहा है एसी वाला विकर्ण, इसी तरीके से चूंकि बीडी वाला विकर्ण भी ऊपर समद्विभाजित हो रहा था, तो त्रिभुज एबीओ की भुजा ओबी और त्रिभुज सीडीओ की भुजा ओडी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे ओ बी बराबर ओ डी, ये आपको प्रश्न में बोला गया था। तो आप देख रहे हैं कि इन त्रिभुजों में आपने देखो एक भुजा, एक कोण और फिर एक भुजा आपने बराबर सिद्ध कर दी दूसरे त्रिभुज के लिए। तो यहां से एस ए एस अर्थात भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास सर्वांगसम हो जाएंगे। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनको यहां पर हम लिख देते हैं एक क्रम में। ध्यान रखें क्रम लिखने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए हमेशा। देखो कोण ओ के बराबर है। अब देखो ओ सबसे अंत में आया है तो यहां पर भी ओ सबसे अंत में आप लिख देंगे। फिर यहां पर आप देखो कि ए बी, या फिर ऐसे समझ लो ए ओ है, ए ओ किसके बराबर है, सी ओ के बराबर है। पहले और तीसरे शीर्ष पर है ए ओ, तो यहां पर ओ पहले ही आ चुका है तीसरे पर, तो यहां पर अब आपके पास सी आ जाएगा क्योंकि सीओ था बराबर। बचा हुआ शीर्ष अब आपके पास डी रह गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ए बी ओ और त्रिभुज सी डी ओ ये आपके पास सर्वांगसम हो जाएंगे। और अब आप जानते हो कि यदि ये सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग तो बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए अब देखो इस त्रिभुज में यदि आप कोण बी ए ओ लिखें तो वो आपके पास अब बराबर हो जाएगा कोण डी सी ओ के। अब समझ लेते हैं क्यों लिखा हमने ऐसे। देखिए बी ए पहले, फिर बी लिखा है तो यहां पर देखो पहले डी लिख दिया, फिर हमने देखो ए लिखा है तो यहां पर ए पहले है तो यहां पर सी लिख दिया, फिर ओ तीसरा शीर्ष, फिर यहां पर हमने तीसरा शीर्ष लिख दिया। तो आपको ये जब समझ में आ गया तो अब ये देखो कोण बी ए और कोण डी सी ओ ये तो आपने अभी बराबर कर दिया क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। बी ए ओ देखो ये वाला कोण है और आपके पास DCO अर्थात ये वाला कोण है आपके पास। तो आप देख रहे हो कि AB और CD दो रेखाएं हैं, इनको एक रेखा AC कट कर रही है। तो एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि AB और CD दो रेखाओं को एक A रेखा AC कट कर रही है, अर्थात AC एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो ये तो आपके पास एकांतर कोण है एक तरीके से। तो आपने ये वैसे तो बराबर किए हैं, लेकिन ये चूंकि कोण BAO तथा कोण DCO एकांतर कोण है तो आपने देखा कि एकांतर कोण बराबर आ रहे हैं आपके पास। इसका मतलब आप तुरंत बोल सकते हैं कि आपके पास जो ये रेखाएं AB और CD वो समांतर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इसलिए AB रेखा समांतर हो जाएगी DC रेखा के। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब देखिए जैसा काम आपने इधर किया है उसी तरीके से आप देखो BC और AD को भी समांतर सिद्ध कर सकते हैं। यहां पर भी हम लिख लेते हैं इसी प्रकार, जो AD होगा वो BC के समांतर हो जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल सकते हैं। तो आपको यह समझ में आया कि ABCD जो आपको चतुर्भुज दिखाई दिया उसमें देखो ABCD के समांतर BC AD के समांतर, मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई हैं। तो अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप बोल सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब आपको यह समझ में आ गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो अब आप जानते हैं कि देखो चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, आपको चक्रीय चतुर्भुज भी दिखाई दे रहा है, तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल तो 180 अंश होता है। तो देखो कोण A पूरा कोण और कोण C पूरा आपके पास 180 अंश के बराबर होना चाहिए मिलकर। तो चूंकि कोण A प्लस कोण C 180 अंश के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है।
और साथ साथ आपको ये दिखाई दे रहा है कि जब ए बी सी डी आपने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया तो इनके सम्मुख कोण तो बराबर भी होते हैं, अर्थात कोण ए और कोण सी तो बराबर भी आएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कोण ए बराबर कोण सी है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए आपने देखो कोण ए और कोण सी को बराबर कर दिया। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि देखो कोण ए प्लस कोण सी 180 अंश है, इसको यदि आप समीकरण संख्या 3 बोल दें, और कोण ए बराबर कोण सी भी है, इसको यदि आप समीकरण संख्या 4 बोल दें, तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से आप देख रहे हैं 2 गुणा कोण ए बराबर 180 अंश हो जाएगा, इसलिए कोण ए बराबर 90 अंश हो गया, और चूंकि कोण ए और कोण सी के बराबर है इसलिए कोण सी भी 90 अंश हो जाएगा। तो यहां से अब आप देख रहे हैं कि चूंकि कोण ए ये पूरा कोण है आपके पास, ये 90 अंश आ गया, और कोण सी ये पूरा कोण 90 अंश आ गया। तो यहां से आप गौर करोगे कि बीडी यदि व्यास होगा तभी ये कोण 90 अंश बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। चूंकि ये समकोण आ चुका है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि बीडी एक व्यास होना चाहिए। तो इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि बीडी वृत्त का व्यास होगा। जिस तरीके से आपने बीडी को वृत्त का व्यास सिद्ध किया, इसी तरीके से आप एसी को भी वृत्त का व्यास सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम यहां पर लिख सकते हैं एसी वृत्त का व्यास होगा। ध्यान रखें जब भी परीक्षा में प्रश्न आए तो ऐसा नहीं कि आप बीडी के लिए अलग करें और एसी के लिए बहुत बड़ा सा आप अलग कर दें। ध्यान रखें ये दोनों बिल्कुल हुबहू एक जैसे हैं, तो केवल जब आप बीडी को वृत्त का व्यास बता सकते हैं तो अगली लाइन में आप सीधे लिख सकते हैं कि इसी प्रकार एसी भी वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये पहला वाला भाग में आपको यही सिद्ध करना था कि एसी और बीडी वृत्त के व्यास हैं। अब हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं, इसमें आपको सिद्ध करना है कि एबीसीडी आपके पास आयत हो जाएगा। तो देखो ये पहला वाला भाग तो आपने सिद्ध कर दिया कि एसी और बीडी वृत्त के व्यास हैं। अब हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं। तो देखो दूसरे वाले भाग में आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। आप देख सकते हैं आपने सबसे पहले यहीं पे सिद्ध किया, देखिए ये दोनों चूंकि रेखाएं समांतर हैं तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, आपने ये सिद्ध किया था। तो यहां पर हम लिख लेते हैं चूंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है और यहां पर आप देखो कोण ए कोण सी आपको 90 अंश मिल रहे हैं, तथा कोण ए बराबर 90 अंश है, कोण सी भी 90 अंश है। आप देखोगे जब बी और डी के लिए भी देखोगे तब भी वो 90 अंश आएंगे, अगर ना भी देखे तब भी कोई बात नहीं, अभी इतने से ही हम आपको बताएंगे। तो आप जानते हैं कि यदि किसी भी समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक कोण 90 अंश हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि वो समांतर चतुर्भुज एक आयत बन जाता है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि एबीसीडी एक आयत होगा। तो इस तरीके से आपने देखो इस प्रश्न का द्वितीय भाग भी हल कर दिया है, जिसमें आपसे बोला गया था कि आप सिद्ध करिए कि एबीसीडी एक आयत बन जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने पर आपको पता लगेगा कि आपको बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी के कोणों ए बी और सी के समद्विभाजक इसके परिवृत्त को क्रमशः डी ई और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज डी ई एफ के कोण 90 माइनस 1/2 कोण ए, 90 माइनस 1/2 कोण बी, 90 माइनस 1/2 कोण सी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर हम इस प्रश्न की आकृति बनाएंगे। तो यहां पर आपको बोला गया है कि एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें तीनों के समद्विभाजक करें तो वो परिवृत्त को डीईएफ पर कट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम आपको समझा देते हैं कि आखिर परिवृत्त का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि अगर आपके पास कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिएगा ये त्रिभुज एबीसी है, अगर आप इसका परिवृत्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले परिवृत्त का मतलब ये समझते हैं, परिवृत्त एक ऐसा वृत्त है जो तीनों शीर्षों से गुजरता है। तो जैसे आप देखिए आपके पास ये एक वृत्त है बन रहा है जो तीनों शीर्षों से गुजर रहा है, ए से भी गुजर रहा है, बी से भी गुजर रहा है और सी से भी गुजर रहा है। तो इसी वृत्त को हम परिवृत्त बोलते हैं। तो यहां पर भी मैं उसी तरीके से बना देता हूं। तो यहां पर देखो मैं वृत्त पहले बना दे रहा हूं, भले ही आप पहले
त्रिभुज भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे को वृत्त बनाना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, मैं यहाँ पर पटरी प्रकार का यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको अब समझा देता हूं। तो यहां से देखिए, अब आप एक त्रिभुज बना दीजिएगा ABC। मैं आपको अभी समझा भी दूंगा कि आखिर कैसे दोनों बातें एक ही हैं। तो मान लीजिएगा आपने एक त्रिभुज ABC ये बना दिया, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ABC जब आपने एक त्रिभुज बनाया तो ये जो वृत्त है उसका एक परिवृत्त हो गया। अब आपको बोला गया कि ABC के समद्विभाजक आप खींचिएगा। तो देखिए, हम कोण A का समद्विभाजक खींचते हैं, तो ध्यान रखें कोण का समद्विभाजक मतलब आधा कोण बनाना है, मतलब जितना कोण अभी ये होगा कोण A, उसका आधा कोण पर एक रेखा आपको खींच देनी है। तो देखिए आपके पास ये कुछ इस तरीके से रेखा आ जाएगी। देखा आपने, ये रेखा परिवृत्त को D पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये हमने D बिंदु बोल दिया। इसी तरीके से आप B का भी समद्विभाजक खींचेंगे कोण का, तो कोण B का समद्विभाजक आप देखो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ये देखो बिंदु E पर मिल रहा है, तो ये आपने बिंदु E लिख दिया। इसी तरीके से आप ये देखो, अब कोण C का समद्विभाजक आप खींचेंगे, तो कोण C का समद्विभाजक यदि आप खींचेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इस वृत्त को देखो इस बिंदु पर मिला, इसको उन्होंने F बोल दिया। फिर बोला गया कि जो DEF बनेगा त्रिभुज, तो DEF त्रिभुज को हम यहाँ पर एक तरीके से पहले जोड़ देते हैं इन बिंदुओं को। तो E से हमने देखो D को जोड़ दिया, D से हमने F को जोड़ दिया और F से हमने E को जोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं आपके पास DEF एक त्रिभुज बना है। स्वाभाविक सी बात है, इसके भी आपके पास 3 कोण होंगे। तो जो कोण होंगे, तो D कोण जो ये होगा ये 90 माइनस A/2 होगा। आप देख सकते हो जो E कोण होगा वो 90 माइनस B/2 होगा, और जो F कोण होगा वो 90 माइनस C/2 कोण होगा, मतलब ये कोण होंगे। तो यही बात आपको बस सिद्ध करनी है कि ये कोण इतने के बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात पर ये गौर करें कि हमेशा ध्यान रखें ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इन कोणों के मान क्या होंगे। अगर आपको तुरंत याद होंगे तो आप आसानी से सीधे जल्दी से कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न पर आते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर हम कोणों के नाम थोड़ा लिख लेते हैं। मान लीजिएगा इस कोण को हम कोण 1 बोल देते हैं और इस कोण को हम कोण 2 बोल देते हैं। इसी तरीके से हम इसको कोण 3 बोल देते हैं और इसको हम कोण 4 बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो अब आप ये देखो कि आपके पास कोण 1 और कोण 3 समझ लेते हैं। कोण 1 और कोण 3 एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हमें पता लगेगा कि एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं कोण। तो देखो, अगर हम AF देखो एक चाप ले लें, तो अब देखो इस AF चाप से ही आपके पास देखो बिंदु D बन रहा है और बिंदु C मिल रहा है। तो इस AF चाप से आप देख रहे हैं कि कोण 1 और कोण 3 आपके पास मिल रहे हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, और ये आप इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। इसको हम समीकरण संख्या 1 भी बोल देते हैं। इसी तरीके से आप ये देखो कि कोण 2 और कोण 4, देखिए कोण 2 ये है आपके पास और कोण 4 ये है। अर्थात अब यदि आप देखिए चाप AE ले लें, देखिए AE मैं पीले से समझा रहा हूं। अगर आप इस चाप को ले लें तो आप देखोगे यही चाप देखो बिंदु D पर कोण 2 बना रहा है और बिंदु B पर कोण 4 बना रहा है। तो आप जानते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण तो बराबर होते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर आपके पास कोण 4 हो जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। कारण समान रहेगा कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, तो ये बराबर होंगे। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि आप जोड़ेंगे तो देखिए आपके पास बाएं पक्ष में आ जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 और दाएं पक्ष में आपके पास आ जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। अब आप ये देखो कि जो आपके पास कोण D है वो आ जाएगा कोण B/2। देखिए क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 2 मिलकर तो कोण D ही बन रहा है आपके पास। तो आपने देखा कि ये मिलकर कोण D आपके पास बन रहा है।
अब जो कोण 3 है आप देख सकते हैं, कोण 3 जो है वो कोण सी का आधा है। आप देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये तो कोण समद्विभाजक वाली लाइन थी, ये सी एफ, तो ये जो 3 है वो कोण सी का आधा हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 कोण सी प्लस, अब देखो कोण 4 को आपको समझना होगा कि आखिर कोण 4 क्या है, तो कोण 4 आप देख रहे हो कोण बी का आधा हो जाएगा ये, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 कोण बी। तो यहां से अब आप देखिए कि आपके पास ये हो जाएगा कोण डी बराबर 1/2 को आप उभयनिष्ठ ले लीजिएगा अर्थात कॉमन, तो कोण बी प्लस कोण सी हो गया। तो यहां से आप एक बात और जानते हैं कि चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये मिलाकर तो 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण है, त्रिभुज एबीसी के 3 कोण ये होंगे, इनका योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो इसलिए अब आप कोण बी प्लस कोण सी यदि लिखना चाहेंगे तो वो 180 माइनस कोण ए आ जाएगा। आप देख सकते हो कोण ए को पक्षांतर कर दो आप, तो यहां से अब देखो इसकी जगह आप ये लिख दोगे 180 माइनस कोण ए, तो कोण डी आपके पास आ गया 1/2 180 माइनस कोण ए। तो इस तरीके से आप ये देखिए आपके पास आ जाएगा कोण डी बराबर 180/2 माइनस कोण ए बटे 2, या आप लिख सकते हैं कोण डी बराबर 90 माइनस 1/2 कोण ए। तो इस तरीके से आपने कोण डी का मान सिद्ध कर दिया कि वो 90 अंश माइनस 1/2 कोण ए के बराबर होता है। अब चूंकि आपने डी का मान सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार आपको तो ई और एफ के भी करने थे, तो अब आपको बार बार उनका करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरीके से जैसे आपने कोण डी का मान लगाया है निकाला है, उसी तरीके से कोण ई का मान भी निकालेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 1/2 कोण बी। इस तरीके से कोण ई का मान भी आपने एक तरीके से सिद्ध कर दिया, भले ही आपने किया एक ही है लेकिन आप बार बार इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो कोण एफ आएगा उसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 1/2 कोण सी। तो यहां पर आपने देखा कि आपसे जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था उसको आपने काफी आसानी से सिद्ध भी कर दिया है। बस एक बात आप बिल्कुल कंठस्थ करें कि ये यदि आपको परिणाम याद हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे परिणाम जनरली पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 को अब हम हल करेंगे। यहां पर बोला गया दो सर्वांगसम वृत्त परस्पर बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें सर्वांगसम वृत्त का मतलब क्या है। सर्वांगसम त्रिभुज तो आपने काफी पढ़े हैं। सर्वांगसम वृत्त का मतलब है ऐसे दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले दो सर्वांगसम वृत्त बना देते हैं, अर्थात जिनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, और ध्यान रखना है इस तरीके से बनाने हैं कि वो प्रतिच्छेद कर रहे हो दो बिंदुओं पर। तो मान लीजिएगा आपने एक वृत्त ये बना दिया और दूसरा वृत्त इतने ही त्रिज्या का अब आप बनाएंगे, तो मान लीजिएगा आपने ये एक वृत्त बना दिया, दूसरा वृत्त, ये दोनों आपने समान त्रिज्या के बनाए हैं। बोला गया कि ये ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अर्थात ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु आपके पास बी हो जाएगा। फिर बोला गया कि ए से होकर कोई रेखाखंड पी ए क्यू इस प्रकार खींचा गया कि पी और क्यू दोनों वृत्तों पर स्थित हैं, अर्थात पी एक वृत्त पर है, क्यू दूसरे वृत्त पर हो जाएगा। तो अब देखिए आप एक रेखा खींचेंगे पी ए क्यू, तो ये मान लीजिएगा आपने पी ए क्यू एक रेखाखंड खींचा है। इसमें आप देखिए ये आपके पास बिंदु पी हो गया और ये बिंदु क्यू हो गया। आप देख भी रहे हैं कि यहां पर देखो जो P है वो एक वृत्त पर स्थित है और Q दूसरे वृत्त पर स्थित है। तो आपको अब बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि BP बराबर BQ आपके पास हो जाएगा। तो देखो अब आपसे BP और BQ बराबर सिद्ध करने के लिए बोला गया है, अर्थात सबसे पहले तो आप B से P को जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप B से Q को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास देखो ये आ जाएगा। तो आपको ये बराबर सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास जो सर्वांगसम वृत्तों के चाप हैं, अर्थात ए डी बी है, अगर ये मैं बिंदु डी बोल दूं और इसको मैं कोई भी यहां पर कोई भी मान लीजिएगा ई बिंदु है, तो जो ए डी बी है और जो ए ई बी है वो आपके पास बराबर है, क्योंकि देखिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं सर्वांगसम वृत्तों के चाप ए डी बी तथा ए ई बी बराबर है।
AEB भी एक चाप है और ADB भी एक चाप है, तो बराबर है। बराबर अर्थात इनकी लंबाइयां समान है। तो अतः आप देखो बोल सकते हो कि कोण APB जो होगा और कोण AQB जो होगा वो आपस में बराबर हो जाएंगे। अब समझते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए जो ADB जो कोण बना रहा है वो ये कोण बना रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है, और जो AEB कोण बना रहा है वो ये होगा। और आपने सीखा था कि यदि दो बराबर चाप यदि कोण बनाते हैं त्रिभुज की वृत्त की परिधि पर, तो हमेशा बराबर कोण अंतरित करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसका रीजन सर्वांग वृत्तों के बराबर चाप बराबर कोण अंतरित करते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कोण APB और कोण AQB ये आपके पास बराबर हो जाएंगे। अब हम इस पूरे त्रिभुज PBQ में बात करते हैं। देखिए त्रिभुज PBQ में, देखो त्रिभुज PBQ में आपको ये तो पता लग गया कि जो कोण APB है, कोण APB बोले चाहे कोण QPB बोले, बात तो सेम ही है, क्योंकि PQ वाली रेखा पर ही तो बिंदु A स्थित है। तो मेन चीज तो ये है कि P आना चाहिए बीच में, तो QPB भी हम इसे लिख सकते हैं। तो कोण QPB आपके पास बराबर हो जाएगा कोण PQB के। ये देखो यहां पर आपने लिखा है, ध्यान रखें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, भले ही चाहे A लिखा है यहां पर हम Q लिख सकते हैं, क्योंकि AP और QP बेसिकली एक ही रेखा थी एक तरीके से। इसी तरीके से यहाँ PQ भी हमने लिख दिया। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो जाएं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो कोण P के सामने वाली भुजा BQ हो जाएगी और कोण Q के सामने वाली भुजा BP हो जाएगी। तो इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि BP बराबर आपके पास BQ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 10.6 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया कि किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A का समद्विभाजक तथा BC का लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण A का समद्विभाजक और BC का लंब समद्विभाजक आपको बनाना है। प्रतिच्छेद करें का मतलब ये है कि वो एक ही रेखा है बेसिकली। तो यहां से अब ये देखो आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिएगा ABC वाला। ये मान लीजिएगा आपने एक त्रिभुज बनाया है, इसका हम नाम रख देते हैं A, B और C। फिर बोला गया कि जो A का समद्विभाजक है, A का मतलब कोण A का समद्विभाजक, तो आप देखो कोण A का समद्विभाजक बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, और जो BC का लंब समद्विभाजक भी हो, अर्थात ये साथ साथ BC का लंब समद्विभाजक भी होने चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिएगा अगर ये बिंदु कोई भी M है तो M BC का मध्य बिंदु भी होना चाहिए और ये 90 अंश भी आपके पास होना चाहिए। तो बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहां पर अगर हम त्रिभुज ABC का एक परिवृत्त बनाएं, तो परिवृत्त का मतलब होता है जो तीनों बिंदुओं से गुजरे, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आपको देखने में हो सकता है लग रहा हो कि ये वृत्त तो कहां बना, लेकिन ध्यान रखें ये वृत्त ही माने आप, क्योंकि हमें एक रफ फिगर चाहिए होता है समझने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यह सिद्ध करना है कि जो ये बिंदु D है वो BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। एक तरीके से मैं इसको हटा भी दूं बिंदु M को, तो अगर आप B से C को जोड़ दीजिएगा तो यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपने कोण A का समद्विभाजक खींचा और आप BC का लंब समद्विभाजक खींचोगे तो वो D पर एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे, और D जो बिंदु होगा वो परिवृत्त पर होगा त्रिभुज ABC के।
तो यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हमने कोण समद्विभाजक खींचा ए का, इसको हम देखिए यहां पर नाम बोल देते हैं, ये है आपके पास कोण 1 और ये आपके पास कोण 2। ध्यान रखें कोण 1 और कोण 2 तो बराबर होंगे क्योंकि ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है एडी। अब ये देखिए कि हम यहां से डी जो है बीसी के लंब समद्विभाजक पर है, तो हम डी को सी से और डी को बी से यहां पर मिला देते हैं। तो देखिए डी से हमने सी को मिला दिया और डी से हमने देखो यहां पर बी को मिला दिया। अब आप ये देखो कि आपको ये तो समझ में आ गया कि डी बीसी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। अब यहां पर देखिए अगर हम इसको कोण 3 मान लें और इसको हम यहां पर देखिए कोण 4 मान लें। ध्यान रखें कोण 3 और कोण 4 बराबर नहीं है, बस केवल ऐसे लिखे हुए हैं, कोण 3 और कोण 4 हमने इनको मान लिया। तो आप ये देख रहे हैं कि जो कोण 1 है और जो कोण 3 है वो एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है। अब समझ लेते हैं आखिर क्यों ऐसा है। तो सबसे पहले तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये देखिए अगर बीडी आप एक चाप ले लें या आप बोल सकते हैं बीडी एक जीवा है। अब देखिए बीडी यहां पर एक जीवा है, तो ये जीवा देखो एक ही वृत्तखंड में बिंदु है सी और बिंदु है ए, एक ही कोण मतलब कोण बना रही है। देखो बिंदु सी पर 3 कोण बना रही है और बिंदु ए पर कोण 1 बना रही है, तो ये तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, तो इसलिए आपने कोण 1 और कोण 3 को बराबर कर दिया। यहां पर हम लिख भी देते हैं कि आखिर ये क्यों बराबर हुए हैं। तो कोण 1 बराबर आपके पास कोण 3 आपने कर दिया। इसी तरीके से आप देखोगे कि कोण 2 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे। इसका भी बिल्कुल सेम कारण यही है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण सभी बराबर होते हैं, क्योंकि देखो अगर आप सीडी वाली जीवा ले लें या सीडी वाला चाप ले लें, बात कोई भी ले लें आपके ऊपर निर्भर है। तो देखो सीडी वाली जीवा देखो कोण 2 बना रही है कोण बिंदु ए पर और कोण 4 बना रही है बिंदु बी पर, तो ये कोण भी बराबर होने चाहिए। तो आपने कोण 2 बराबर कोण 4 कर दिया। तो यहां से आप जानते हैं कि चूंकि कोण 1 बराबर आपके पास कोण 2 है, कोण ए के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर बराबर विभाजित करना, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर है। इसलिए अब देखो कोण 1 और कोण 2 तो आपके पास बराबर है, इसको आप समीकरण संख्या 3 लिखोगे तो यहां से देखो आपको समझ में आएगा कि समीकरण 1, 2 व 3 से देखो 1 और 2 आपस में बराबर है, 2 4 के बराबर है तो 1 भी 4 के बराबर हो गया। अब देखो 1 3 के बराबर है, 1 और 2 आपस में बराबर है तो 2 3 के बराबर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये सभी कोण आपस में बराबर आपके पास हो जाएंगे। अब देखो भले ही आप हमने चारों कोणों को बराबर ये तो कर दिया, लेकिन अगर आप कोण 3 और कोण 4 के बारे में ही देखें तो कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो गए। यहां से मैं लिख भी देता हूं, इसलिए देखो कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम त्रिभुज BCD की बात करें तो यहां से देखिए त्रिभुज BCD में यदि आप देखोगे तो देखो दो कोण तो आपस में बराबर हो चुके हैं, ये कोण 3 और कोण 4, अर्थात कोण 3 बराबर कोण 4 आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो देखो कोण 3 के सामने भुजा है BD और कोण 4 के सामने भुजा है CD, तो इसलिए आपको पता लगा कि BD और DC आपके पास बराबर हो जाएंगी। और आप जानते हो कि BD और DC यदि बराबर है इसका मतलब यह हुआ कि D B और C से समान दूरी पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि लंब समद्विभाजक का मतलब ही यह होगा कि वो B और C से समान दूरी पर स्थित होता है। तो अतः आप बोल सकते हैं BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु B तथा C से समदूरस्थ होंगे। और समदूरस्थ होंगे इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि अतः चूंकि देखो D से भी B और C की समान दूरी है, अतः आपको समझ में आएगा कि D BC के लंब सम
द्विभाजक पर स्थित है। इस तरीके से आपने इस प्रश्न को भी हल कर दिया है।